আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने संसदीय समिति को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सारी जानकारी दी। इस बीच कांग्रेस ने भाजपा पर सिंदूर का सौदागर होने का आरोप लगाया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने संसदीय समिति को भारत पाकिस्तान सैन्य संघर्ष के बारे में जानकारी दी। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के तहत हवाई हमलों और 10 मई के भारत पाकिस्तान युद्ध विराम समझौते का पूरा ब्यौरा पेश किया। बैठक में कांग्रेस सांसद शशि थरूर, तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बैनर्जी, कांग्रेस के राजीव शुक्ला और दीपेंद्र हुड्डा, AIMIM प्रमुख असद उद्दीन ओवैसी और बीजेपी की अपराजिता सारंगी और अरुण गोविल जैसे कई सदस्य मौजूद थे। केंद्र सरकार ने 59 सदस्यों वाले 7 प्रतिनिधि मंडलों की घोषणा की है। इसमें 51 नेता और 8 एम्बेसडर शामिल है। इस मामले में एनडीए के 31 और अन्य दलों के 20 लोग शामिल है, जिनमें कांग्रेस के 3 नेता भी शामिल है। यह प्रतिनिधि मंडल विश्व भर के प्रमुख देशों, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों का दौरा करेंगे। प्रतिनिधि मंडल ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर भारत का रुख प्रस्तुत करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय वायुसेना द्वारा संचालित किया गया और 23 मिनट तक चला। 9 आतंकवादी ठिकाने नष्ट कर दिए गए थे। अगली कार्रवाई में पाकिस्तानी एयरबेसों को निशाना बनाया गया। 10 मई को शाम 5 बजे भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा की। इस बीच सोमवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने भाजपा को सिंदूर का व्यापारी करार दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ट्रंप बार बार दावा कर रहे हैं कि उन्होंने युद्ध रोक दिया है। उन्होंने भारत के साथ व्यापार बंद करने की धमकी दी है। इसका मतलब है कि सिंदूर का व्यापार जारी है और प्रधानमंत्री इस मामले पर चुप है। उधर कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान देने के मामले में मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की माफी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए SIT के गठन का आदेश दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को भी कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि आपके बयान से पूरा देश शर्मिंदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। मध्य प्रदेश की जनजातीय विकास विभाग के मंत्री कुंवर विजय सिंह पर सार्वजनिक सभा में कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा है। आरोप है कि मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन और पाकिस्तानी आतंकियों जैसी ही नस्ल की कहा है। इस बयान को लेकर त्रिपुरा प्रदेश महिला कांग्रेस ने तीव्र आपत्ति जताई है और मंत्री विजय सिंह को जल्द से जल्द मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। सोमवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में त्रिपुरा प्रदेश महिला कांग्रेस ने यह मांग रखी। যে সেনা অধিকারী তথা কর্নেল সোফিয়া কুরैशी নিয়ে যে আপত্তিজনক এবং কুরুচিকর মন্তব্য মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী বিজয় শাহ করেছেন, তার বিরুদ্ধে আমরা গত 14 তারিখ আমরা প্রতিবাদ স্বরূপ ওনার কুশপুত্তলিকা দাহ করেছি। কিন্তু সারা দেশের সঙ্গে ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत देश के सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ बैठक की। इस वर्चुअल बैठक में त्रिपुरा ने भी हिस्सा लिया। खरीफ फसलों के उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगामी 29 मई से देशव्यापी यह अभियान शुरू किया है। ये जानकारी दी। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत किसानों को उन्नत कृषि तकनीक और बीज संबंधी ज्ञान प्रदान किया जाएगा। यह अभियान 29 मई से शुरू होकर 12 जून तक चलेगा। किसानों को वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित कृषि अभ्यास का व्यवहारिक ज्ञान देने के साथ साथ जिला स्तर पर कृषि विशेषज्ञों की प्रतिनिधि टीम 3 बैठकें करेगी, ऐसा बताया गया केंद्रीय कृषि मंत्री की ओर से। में एक जिले में जैसा मैंने बताया 3 टीम जाएगी, एक दिन में 2 कार्यक्रम होंगे, पूरा देश हम कवर करेंगे।
आज ही राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। एक बार चर्चा हो चुकी है, मुख्यमंत्रियों को मैंने निवेदन किया, कई राज्यों में मैं जाके आया हूं। अभी कल मैं महाराष्ट्र में था, उसके पहले छत्तीसगढ़, उसके पहले आसाम, उसके पहले नागालैंड, अभी बाकी राज्यों में भी जाएंगे। 29 मई को यह अभियान प्रारंभ करेंगे। एक कार्यक्रम पूरी में। स्वास्थ्य मिशन के कर्मियों को अब तक वेतन नहीं मिला है। संबंधित कर्मियों का कहना है कि उन्हें केंद्र सरकार से फंड न मिलने का हवाला दिया जा रहा है। इस मामले में राज्य सरकार पर लापरवाही के आरोप भी लग रहे हैं। इस महीने के खत्म होने में केवल 12 दिन शेष है, लेकिन स्टेट हेल्थ मिशन के कर्मचारियों को अभी तक वेतन नहीं दिया गया। डॉक्टर से लेकर आशा वर्कर्स तक किसी को भी अभी तक वेतन नहीं मिला है। इस बात पर बहस चल रही है कि क्या यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने त्रिपुरा हेल्थ मिशन के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को वेतन देना बंद कर दिया है। संबंधित कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि सेंट्रल फंडिंग की कमी के कारण एनएचएम स्टेट मिशन के सभी स्तरों के अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन रुक गया है। हेल्थ मिशन में 96 कैटेगरीज में लगभग 3200 स्टाफ्स है, जिसमें डॉक्टर्स, कम्युनिटी हेल्थ सर्विस ऑफिसर्स, हेल्थ वर्कर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स और स्टाफ शामिल है। चिंताजनक बात यह है कि हेल्थ डिपार्टमेंट स्टाफ्स को इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि उन्हें वेतन कब दिया जाएगा। एनएचएम में सभी ऑफिसर्स और स्टाफ कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स है। केंद्र इस हेल्थ मिशन परियोजना से प्राप्त धनराशि से स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों के सभी वेतनों का भुगतान करती है, लेकिन इस बार पूरा वित्तीय पोषण रोक दिया गया है क्योंकि आरोप है कि राज्य सरकार ने केंद्रीय परियोजना का बकाया हिस्सा नियमों के अनुसार नहीं चुकाया है। हेल्थ मिशन के कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स द्वारा इम्यूनाइजेशन, ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल, टोबैको कंट्रोल, चाइल्ड एंड मैटरनल हेल्थ, कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक प्रिवेंशन नेशनल प्रोग्राम, प्रधानमंत्री डायलिसिस प्रोजेक्ट, ब्लाइंडनेस प्रिवेंशन, आशा आदि अनेक कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। यह कहा जा सकता है कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में एनएचएम की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य मिशन के बिना राज्य की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। लगभग 2 दशक से राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने के बावजूद स्वास्थ्य मिशन के तहत डॉक्टर्स, ऑफिसर्स और स्टाफ्स का नियमितीकरण अभी तक अधूरा रहा है। इसी बीच अब उनका वेतन अनिश्चित हो चुका है। स्वास्थ्य मिशन को 90:10 के अनुपात में वित्तीय पोषण दिया जाता है। स्वास्थ्य मिशन के लिए 90% धनराशि केंद्र मंत्रालय उपलब्ध कराती है, जबकि 10% धनराशि राज्य सरकार उपलब्ध कराती है। लेकिन राज्य सरकार पर स्वास्थ्य मिशन का 10% बकाया भुगतान न करने का आरोप है। इस वजह से केंद्र सरकार ने पैसा देना बंद कर दिया है। विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य के हिस्से की बकाया धनराशि 317 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। प्राकृतिक कारणों से माह के लगभग 19 दिन बीत चुके हैं, लेकिन स्वास्थ्य मिशन के कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को अभी तक वेतन नहीं मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। राज्य के विपक्षी नेता जितेंद्र चौधरी ने 2 भाई बहनों के दुर्भाग्यपूर्ण परिवार के लिए सरकारी सहायता की अपील की है, जिनकी एक निर्माणाधीन आवासीय परिसर के असुरक्षित कक्ष में दुखद मृत्यु हो गई थी। विपक्षी नेता ने सोमवार को घटनास्थल का दौरा किया। अगरतला की पूर्वी चांदमारी में एक अंडर कंस्ट्रक्शन रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के असुरक्षित आंगन में गिरने से 2 बच्चों की दुखद मौत हो गई। विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी ने सोमवार को घटनास्थल का दौरा किया। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष जितेंद्र चौधरी ने संबंधित परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया। এখানে যারা কনস্ট্রাকশন করছে, আবাসন বানাচ্ছে, তারা এখানে একটা চৌবাচ্চা খুঁড়েছে, এটা অরক্ষিত ছিল। 2টা বাচ্চা এখানে এসে হয়তো বা খেলতে এসছে বা অন্য কোনো কারণে এখানে এই চৌবাচ্চায় পড়ে মারা গেছে। তো আমরা এখানে আসলাম এই বাচ্চাদের মা বাবা বা অন্য কেউ আছে কিনা একটু কথা বলতে, তাদেরকে একটু সমবেদনা জ্ঞাপন করতে এবং তাদেরকে এই সরকার অথবা যারা ডেভেলপার তাদের তরফ থেকে কোনো সহযোগিতা করতে পারি কিনা এগুলি আলোচনার জন্য। কিন্তু দেখা গেল এই পরিবারের কেউ নেই, তারা নাকি জেনে নিয়ে চলে গেছেন, তাদের অরিজিনাল বাড়ি সেখানেই। তারপর যারা এই কনস্ট্রাকশন করছে, একজন ডেভেলপার, তাদেরও লোকজন এখানে কেউ নেই। যাই হোক, আমরা এখানে এসেছি, দেখে গেলাম সরেজমিনে। আমরা প্রশাসনকে বলবো যাতে উপযুক্ত তদন্ত করে
এবং তার সাথে এই পরিবারটাকে যাতে নিশ্চয়ই গরিব পরিবার, এই জন্য তারা এখানে এসছে, হয়তো বা নির্মাণের সাথে যুক্ত আছেন। এটা সরকারের নিয়ম আছে ডিজাস্টার এই ফান্ড থেকে কিছু এই সহযোগিতা করার জন্য, এবং ডেভেলপারের তরফ থেকেও যাতে সহযোগিতা করে, এটা আমরা খোঁজখবর করে আমাদের পার্টির তরফ থেকে আমি ব্যক্তিগতভাবে নিজে এই চেষ্টা আমরা করব। अगरतला के चांदमारी इलाके में इंटरनेशनल स्कूल के पास नाबालिग भाई बहन डूबकर कृष्णा देवनाथ का 6 वर्षीय बेटा प्रसन्नजीत देवनाथ और 4 वर्षीय बेटी प्रियंका देवनाथ पूर्वी चांदमारी क्षेत्र में अपने घर के पास खेल रहे थे, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी वे घर वापस नहीं लौटे, जिसके बाद आसपास के इलाके में उनकी तलाश की गई और अंततः पुलिस को सूचित किया गया। हालांकि लापता बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद सुबह के समय श्रमिकों को स्कूल के पास एक भवन के निर्माण कार्य के दौरान पानी के पाइप को डुबाने के लिए खोदे गए एक असुरक्षित गड्ढे में फंसे 2 बच्चों के शव मिले। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने भी इस दुखद घटना पर अपनी संवेदना व्यक्त की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। सीपीआईएम के शासनकाल में त्रिपुरा के जनजाति बहुल क्षेत्रों में बुनियादी आवश्यकताओं की भारी कमी थी। सड़क, शिक्षा व्यवस्था, शुद्ध पेयजल, रोजगार समेत कई महत्वपूर्ण सेवाओं से इन क्षेत्रों के लोग लंबे समय तक वंचित रहे। जनजाति कल्याण मंत्री विकास देबबर्मा ने आरोप लगाया है कि सीपीआईएम ने जनजातियों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया और उनके क्षेत्र को विकास से काफी समय तक वंचित ही रखा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए दूर दराज इलाकों में पेयजल, सड़क, शिक्षा, आंगनवाड़ी और बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। কর্মসংস্থান করার জন্য, তাদের স্বাবলম্বন করার জন্য আমি হর্টিকালচারের মাধ্যমে কলা, আনারস এবং লিচু, কাঁঠাল, সুপারি এবং রাবার মুখ্যমন্ত্রী রাবার মিশন। बाकी खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। स्थानीय विधायक बिरजीत सिन्हा ने आरोप लगाया है कि दशकों के बाद मनु नदी बांध पर कार्य फिर से शुरू हुआ है, लेकिन काम की गुणवत्ता जो है वह बेहद खराब है। इस संबंध में उन्होंने बांध के जीर्णोद्धार एवं निर्माण कार्य में गुणवत्ता बनाए रखने की मांग की। कोलाशहर में मनु नदी के तट पर बांध के रेस्टोरेशन का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है तथा बांध के कार्य की गुणवत्ता भी बहुत खराब है। इसके अलावा संबंधित विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार काम नहीं किया जा रहा। कोलाशहर विधायक बिरजीत सिन्हा ने टिप्पणी की। কৈলাসহরে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বাঁধের কাজ শুরু হয়েছে। একটা বাঁধ আমরা এই মাত্র ভিজিট করলাম, ওটা হচ্ছে সোনামুড়া দুর্গাপুরের বাঁধ। কাপড়াঙ্গা হয়ে পুলিশ রিজার্ভ পর্যন্ত গেছে এবং এই কাজ স্লো এবং যেভাবে প্ল্যান এস্টিমেট মতো হচ্ছে না, যার জন্য এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে আমরা কথা বললাম এবং ওইখানে যেভাবে টেন্ডার হয়েছে সেইভাবে কাজ হচ্ছে। মাত্র 4টা গাড়ি দিয়ে কমে হবে, রাতটা হয়ে পড়ছে। বর্ষা কিছুদিনের মধ্যে বর্ষা আসবে, সেই জন্য আমরা বলছি কালকের মধ্যে 20টা গাড়ি যাতে লাগানো হয়। स्थानीय ग्रामीण बांध के रेस्टोरेशन कार्य में शुरू से ही भ्रष्टाचार की शिकायत कर रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा स्थानीय फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को लिखित व मौखिक रूप से शिकायत करने के बाद भी विभाग द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई। विधायक बिरजीत सिन्हा ने बताया कि आरोपों की सत्यता की जांच के लिए 5 सदस्य प्रतिनिधिमंडल ने मनु नदी के तट पर बांध मरम्मत कार्यों का निरीक्षण किया। 2018-তে এয়ারপোর্টের দক্ষিণ দিকে বাঁধ ভেঙেছিল, ওই জায়গাতে কোনো কাজই হচ্ছে না। এইমাত্র দেখলাম যেখানে 5 ফুট উঁচা করার কথা এখনো 6 ইঞ্চি হয়নি।
এবং খুব নিম্নমান এবং রাঙাউটির এইদিকেও কাজে বড় নিম্নমান। সুতরাং যেহেতু বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বান কোটি কোটি টাকা খরচা করে করা হয়েছে, এটা যাতে ইঞ্জিনিয়াররা তত্ত্বাবধান করে আমরা রিকোয়েস্ট কংগ্রেস পার্টিতে এবং আমি এমএলএর তরফ থেকে কিছু করা হয়নি, এটা রুরাল মনে নিয়েছিল যে কোম্পানি যে এজেন্সি তারা কিছু করে ভয়ঙ্কর অবস্থা এবং মানুষ খুবই চিন্তিত। কালকের মধ্যে যদি এটা তৎপরতা না নেয় আবার এই অফিসে আসবে। लगभग 45 साल से कोयला शहर के विभिन्न क्षेत्रों में मनु नदी के किनारे बने तटबांधों पर कोई जीर्णोद्धार का कार्य नहीं किया गया है, जिससे तटबांध खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। कोयला शहर के निवासियों द्वारा लंबे समय से बांध जीर्णोद्धार की मांग के बाद आखिरकार 1 महीने पहले बांध जीर्णोद्धार का काम शुरू किया गया। जीर्णोद्धार के साथ साथ बांध की चौड़ाई बढ़ाई जा रही है तथा ऊंचाई भी 5 फीट बढ़ाई जा रही है। कोयला शहर के कावलीकुड़ा, सुनामुख, गौरनगर, कमरंगबाड़ी, चोट्टोइल, दुर्गापुर, सुनामुड़ा, किनाचारा, गोबिंदपुर, बावलापाशा, लाखीपुर, सफीरीकांदी, लाटियापुर, रंगोटी, देवीपुर आदि क्षेत्रों में मनु नदी के तट पर तटबांधों की मरम्मत पर लगभग 40 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। मूल अनुबंध फरवरी 2025 में समाप्त होने के बावजूद महत्वपूर्ण 102 एम्बुलेंस सेवा 102 एम्बुलेंस सेवा की जिम्मेदारी विवादास्पद निजी कंपनी कैंप के पास बनी हुई है। इस परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार की प्रशासनिक पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। त्रिपुरा की इमरजेंसी हेल्थ केयर सर्विसेज के सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक 102 एम्बुलेंस सर्विस है, जिसका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट फरवरी 2025 में समाप्त हो गया था। फिर भी यह सेवा विवादास्पद प्राइवेट कंपनी कैंप के हाथों में है। अधिक चिंता की बात यह है कि कैंप सेवा की जिम्मेदारी एक स्थानीय संगठन को सौंप दी गई है, जिसे एम्बुलेंस ऑपरेशन का कोई अनुभव नहीं है, जो कि त्रिपुरा हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ ओरिजिनल साइंड एमओयू के विरुद्ध है, जैसा कि जानकार सूत्रों ने बताया। गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी के अनुसार सेवा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए किसी भी परियोजना की समाप्ति से कम 3 महीने पहले नई टेंडर प्रोसेस शुरू कर दी जाती है। हालांकि विभाग के कुछ अधिकारियों के लिए इस प्रक्रिया में जानबूझकर देरी की गई और अब संबंधित पक्षों के अनुसार सेवा को अगस्त 2025 तक बढ़ाया जा सकता है। इस स्थिति में वित्तीय और परिचालना संबंधित अनियमितताओं के आरोपों के बावजूद ट्रांसपेरेंट टेंडर प्रोसेस के बिना कैंप के साथ कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर दिया गया है। इस संबंध में संबंधित लोग इस महत्वपूर्ण सेवा के प्रबंधन में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इसमें शामिल लोगों के अनुसार इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करना टेंडर प्रोसेस को दरकिनार करते हुए निष्पक्षता और पारदर्शिता के बेसिक प्रिंसिपल्स का उल्लंघन करती है, विशेष रूप से उस सेवा के मामले में जो सीधे मानव जीवन को बचाने से संबंधित है। यह निर्णय सरकार की प्रशासनिक निगरानी की कमी और निर्णय लेने की प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठा रही है। नेशनल हेल्थ मिशन त्रिपुरा द्वारा कैंप को जारी शो कॉज नोटिस से यह विवाद और भी गहरा गया है। यह नोटिस अनियमितताओं और सेवा शर्तों के उल्लंघन के कई मुद्दों के लिए जारी किया गया था। हालांकि कैंप संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया है और इस मुद्दे को अभी तक हल नहीं किया गया है। फिर भी सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर दिया, जिससे जनता के मन में प्रशासन की जवाबदेही के बारे में संदेह उत्पन्न हो गया है। दूसरी ओर कैंप के तहत काम करने वाले कई श्रमिकों ने शिकायत की है कि उन्हें उचित लाभ नहीं दिया जा रहा। कैंप स्टाफ जो प्रतिदिन इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज प्रदान करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं, बीमा लाभ की कमी के कारण वित्तीय और व्यक्तिगत रूप से अत्यधिक जोखिम भरी स्थिति में है। कैंप 97 रुपीस पर किलोमीटर शुल्क लेती है, जो भारत के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है। परिणाम स्वरूप राज्यों को व्यवहारिक रूप से एयर बस का खर्चा उठाना पड़ता है, जबकि आम लोगों के अनुसार इस मामले में सेवा की गुणवत्ता बहुत कम है। ऐसी गतिविधियों के परिणाम स्वरूप देश के अन्य राज्य जैसे ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कैंप सर्विसेज निलंबित कर दी गई है। असम सरकार ने हाल ही में त्रिपुरा सरकार को पत्र लिखकर कैंप द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता पर टिप्पणी मांगी थी, लेकिन राज्य सरकार अभी तक कोई जवाब नहीं दे सकी है। इस बात को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही है कि क्या प्रशासन इस स्थिति में खुद को पारदर्शी साबित कर पाएगी या नहीं।
इन सभी गंभीर आरोपों और अनियमितताओं को देखते हुए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल द्वारा फुल इंडिपेंडेंट ऑडिट की मांग की जा रही है। यह ऑडिट इस बात पर भी स्पष्टीकरण मांग रहा है कि क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल और कैंप के साथ सेवा प्रबंधन में सरकारी धन का सही उपयोग किया जा रहा है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। एक बांग्लादेशी विचाराधीन कैदी की सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। त्रिपुरा ह्यूमन राइट्स कमीशन ने विचाराधीन बांग्लादेशी कैदी की मौत की सारी जानकारी संबंधित परिवार को सौंपने का आदेश दिया है। 42 वर्षीय बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट आराधना सरकार भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 249 और आईपीपी एक्ट के सेक्शन 3 और एलियन एक्ट के सेक्शन 14A और 14C के तहत जेल में थी। आरोपी आराधना सरकार बांग्लादेश के सिलहट डिस्ट्रिक्ट के हबीगंज में रहती थी। 19 अप्रैल को सुबह 9:40 पर विचाराधीन बांग्लादेशी घुसपैठिए को विशालगढ़ स्थित सेंट्रल करेक्शन होम से गंभीर हालत में अगरतला जीबीपी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहां से उन्हें बाद में सुबह 11:40 पर अगरतला के अटल बिहारी रीजनल कैंसर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हालांकि 17 मई को आराधना सरकार की कैंसर हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। त्रिपुरा ह्यूमन राइट कमीशन ने कहा है कि क्योंकि यह हिरासत में विचाराधीन कैदी की मौत का मामला है, इसीलिए उनकी जिम्मेदारी है कि वे इस मौत के कारण और जिन परिस्थितियों में यह मौत हुई है उनकी जांच करे। इस मामले में त्रिपुरा ह्यूमन राइट कमीशन ने त्रिपुरा के जेल महानिदेशक को निर्देश दिया है कि वह आराधना सरकार की मौत के बारे में सारी जानकारी उनके परिवार को सौंप दे। ह्यूमन राइट कमीशन ने आदेश दिया है कि कैदी की हिरासत के दौरान की पूरी मेडिकल रिपोर्ट, प्रिलिमिनरी हेल्थ चेकअप रिपोर्ट्स, इंडोर पेशेंट के रूप में प्रदान किए गए उपचार और हिरासत की अवधि में पूरी मेडिकल रिपोर्ट संबंधित परिवारों को सौंप दिया जाए। इसके अलावा मृत्यु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन की वीडियोग्राफी, विसरा की केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट और साइंटिफिक रिपोर्ट भी संबंधित परिवार को सौंपने के आदेश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। आंगनवाड़ी केंद्र में नौकरी घोटाले को लेकर केंद्र के मालिक ने ताला जड़ दिया है। इस कारण 3 अप्रैल से आंगनवाड़ी केंद्र पूरी तरह बंद पड़ा है। मार्च महीने से मिड डे मील सेवा भी ठप है। ये घटना चौमोहानी के घोषपाड़ा इलाके के वार्ड नंबर 5 की है। आंगनवाड़ी केंद्र में हेल्पर की नियुक्ति के घोटाले का भी आरोप है। साथ ही मिड डे मील के अलावा गर्भवती महिलाओं को जो खाद्य सामग्री दी जानी थी वह भी सही तरीके से वितरित नहीं की जा रही है। वहीं केंद्र में ताला लगाने की घटना को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि अब तक कोई भी अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा है इस समाधान के लिए। বলছে এই স্কুলটা কতদিন ধরে বন্ধ? আজকে প্রায় 3 মাস। স্কুলের নাম কি? অঙ্গনওয়াড়ি বিদ্যালয়, বঙ্কবিহারী অঙ্গনওয়াড়ি বিদ্যালয়। এটা কোন জায়গাতে? এটা খাসমনি ঘোষপাড়া। খাসমনি ঘোষপাড়া কত নম্বর ওয়ার্ড? এটা 5 নম্বর ওয়ার্ড। আচ্ছা, কোন কি হয়েছে বিস্তারিত? জায়গা দিছি আমরা, আমরারে এত টাকা সম্পদ দিয়ে রাখছি, আমরা কিছু না দিয়েছি রে। অন্য ঘরেতে লোক নেতার বউরে দিয়েছে চাকরি, তো জায়গাটার কি মূল্য নাই? भारत के धरा पर बांग्ला भाषा आज भी पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाई है, जबकि इसी भाषा के कारण विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऐसे में जहां जहां बांग्ला भाषा खोती जा रही है, वहीं वहीं बांग्ला समुदाय भी पिछड़ता जा रहा है। सोमवार यानी 19 मई को बांग्ला भाषा दिवस तथा बांग्ला भाषा सम्मान रक्षा दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय राजनीतिक दल हम बंगालियों ने ऐसा ही बयान दिया है। বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 1913 সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। যে ভাষা ভারতের সংবিধান স্বীকৃত ভাষা, এই বাংলা ভাষা ভারতের বুকে এখনো প্রতিষ্ঠা পায়নি। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।